आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी एक किताब जो है वो रहे। उनका हर एक पन्ना एक इतिहास है। उनकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन है कि राज तो कोई भी पार्टी बना ले, लेकिन राज को चलाना अगर सीखना चाहिए तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से सीखना चाहिए। इन्होंने लगातार दावा करती रही है कि पक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। अभी जैसे विश्वास प्रस्ताव आया है तो कांग्रेस के कई विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पे साइन तो कर दिए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। अर्जुन चौटाला ने जिसे मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी के ऊपर जब बात आई तो 1 महीने के अंदर उनको अपना बंगला खाली करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी का 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कोठी खाली नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो एक सीधा एक लेसन दिया, एक समझाया कि 1 साल तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं दी। वो नेता कम अभिनेता ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि शेर व शायरी वो जिस हिसाब से खट्टर साहब से करते नजर आए, उसकी जगह ना युवाओं का मुद्दा उठाया ना किसान का मुद्दा उठाया। सर्दियों का मौसम है और मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन इनेलो की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला लगातार दौरों पर हैं। फतेहाबाद विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसी विधानसभा के गाँव में लगातार वो एक्टिव नजर आ रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद भी हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनेलो सुप्रीमो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को गए 1 साल का समय हो गया है, तो उसके बाद इनेलो किस ओर बढ़ रही है और ज्वाइनिंग को लेकर भी क्या उनकी जो आगे की प्लानिंग है, इसको लेकर बातचीत करते हैं। इन्हें स्वागत है सुनैना चौटाला जी आपका हरियाणा तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं जी, 1 साल हो गया है माननीय चौटाला साहब को गए को, तो कैसा आपको लग रहा है, क्या दिक्कतें परेशानी आ रही हैं और पार्टी कैसे चल रही है? देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कैसा लग रहा है, तो ये ऐसा नुकसान है, ऐसी क्षति है जिसको हम पूरी नहीं कर सकते। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी एक किताब जो है वो रहे। उनका हर एक पन्ना एक इतिहास है। उनकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पे जो विकास का रास्ता उन्होंने हरियाणा प्रदेश को एक दिखाया, उस रास्ते के ऊपर आज अभय सिंह जी चौटाला के साथ पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अग्रसर है। और भविष्य में भी हम इसी कड़ी में हर एक गांव में जाके हर एक महिला, हर एक वोटर्स तक पहुंच के उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, जो कि अभय सिंह जी चौटाला ने परिवर्तन यात्रा करके भी किया। और अब भी निरंतर जो है हर इलाके में जाके हमारी ड्यूटी लगी है, जितने भी पार्टी के हम सब हैं, कि हर एक जगह जाओ और अपने गांव में क्या समस्याएं हैं, किसान की क्या समस्या है, महिला की क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या है, हर वर्ग की समस्या को जानने के लिए हम निकले हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला न केवल परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ रहे, बल्कि इतिहास गवाह है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका विपक्ष भी मुरीद रहा। आपने देखा होगा कि विपक्ष में भी इस बात की चर्चा है कि राज तो कोई भी पार्टी बना ले, लेकिन राज को चलाना अगर सीखना चाहिए तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला से सीखना चाहिए। उन्होंने गांव में सबसे पहले सीसी की जो सड़कें बनवाई वो आज तक चूंकि त्यों हैं, लेकिन अब जो सड़कें बनती हैं वो तीसरे दिन उखड़ जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा पॉलिटिकल तौर के ऊपर भी कि चौटाला साहब आप आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि उनकी कमी को हम पूरी कर सकें। रोहतक पर भी अच्छा खासा फोकस नजर आ रहा है जी इनेलो का, तो कोई खास? निश्चित रूप से रोहतक ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश पे इनेलो का फोकस है। मैं समझ सकती हूँ आप इस बार की रैली को लेके इस बात को पूछ रहे हैं। हर साल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम हर अलग अलग ज़िलों में मनाते हैं, तो इस बार हमने रोहतक में मनाया और बड़े धूमधाम से मनाया। लोगों की हाजिरी ने इस बात को बताया कि आज भी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्श जो हैं वो बहुत बड़े मायने रखते हैं हम सबके लिए। इनेलो लगातार दावा करती रही है कि पक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। अभी जैसे विश्वास प्रस्ताव आया है तो कांग्रेस के कई विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव पे साइन तो कर दिए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। अर्जुन चौटाला ने जिसे मुद्दा उठाया, तो कैसे देखते हैं कि विपक्ष का सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कही जा सकती है, क्या कहा जाता है? इनेलो साथ नहीं आई कांग्रेस के, ये भी लोगों में सवाल है। निश्चित रूप से ये एक फॉर्मेलिटी है।
क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के साथ किया, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तो मन बना लिया था कि इस बार बीजेपी को बाहर करके और कांग्रेस का राज बनाएंगे, लेकिन खुद कांग्रेसी जो है इस मन में नहीं थे उनके कि भी ये राज बने, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बन के काम करते हुए नजर आए। जो पार्टी के मुखिया भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आप एक छोटा सा उदाहरण देखें, राहुल गांधी जी के ऊपर जब बात आई तो 1 महीने के अंदर उनको अपना बंगला खाली करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी का 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कोठी खाली नहीं हुई। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते हैं। वहीं दूसरी बात, ये अविश्वास प्रस्ताव एक ड्रामा, एक ढकोसला जो करके लोगों के सामने दिखाया, जैसा कि अर्जुन चौटाला ने और आदित्य चौटाला ने सदन में खड़े होकर एक बात कही कि हमें कंसीडर क्यों नहीं किया गया, जबकि विपक्ष का सबको उनको बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन वो उन्हें क्या बताते, खुद उनकी पार्टी के ही जो एमएलए है दस्तखत करने के बाद मौजूद नहीं थे। इसका मत सीधा सीधा ये संदेश एक जाता है कि बीजेपी के साथ मिलके एक ड्रामा कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विपक्ष में कल भी मजबूत थी, आज भी हम मजबूती से खड़े हैं, बशर्ते हमारे चाहे 2 विधायक हों, लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुद्दे बड़े जोर शोर से उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया। हुड्डा जी भी अपने इंटरव्यू में बातचीत में हर बार कहते हैं कि मुझे बीजेपी और इनेलो हर बार निशाने पर रखती है, उनकी जबान पर मेरा ही नाम है, मेरी ही माला जपते हैं। तो इसे कैसे देखते हैं जी आप? वो स्वयंभू इस बात को कहते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद करना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश ने उन्हें नकार दिया है और मैं नहीं मानती कि आज कोई भी हरियाणवी इस बात के लिए कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो एक सीधा सीधा एक लेसन दिया, एक समझाया कि 1 साल तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं दी, वो जो सीनियर लीडरशिप है उनकी उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, क्योंकि वाड्रा उनके साथ हर केस में संलिप्त है, इसलिए वो उनके ऊपर दबाव बना के नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन आज भी वो अपनी उस भूमिका में आपको ना पहले नजर आए। मैं तो उनके लिए एक बात बड़े खुले लफ्ज़ों में कहती रही हूँ, पिछले प्लान में भी कहती रही हूँ कि वो नेता कम अभिनेता ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि शेर व शायरी वो जिस हिसाब से खट्टर साहब से करते नज़र आए, उसकी जगह ना युवाओं का मुद्दा उठाया ना किसान का मुद्दा उठाया, लेकिन ड्रामा ये करते हैं कि मैं तो किसान का हितैषी हूँ। इसी तरीके से वो कहते हैं कि मैं तो सबके टारगेट पे हूँ। जी नहीं, हमारे टारगेट के ऊपर आप नहीं हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो इस बात को क्लियर कर दे कि उनका टारगेट युवाओं को रोज़गार दिलाना, उनका टारगेट किसान को उसका हक दिलाना, उनका टारगेट महिलाओं को जो है जो झूठे वायदे करके मुकरने का काम है, महिलाओं को उनका हक दिलाना, गांव ग्रामीण को एक पहचान जो है उनकी कायम रखना है। आपने फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा, काफी मेहनत भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गांव-गांव आप जा रहे हैं। संपत सिंह जी आ गए हैं और उनका कहना है कि तो चर्चाएं हैं इलाके में कि मैं फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, तो आपके साथ जाती नहीं होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो संपत सिंह जी एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं और पार्टी जब पार्टी में वो आए हैं तो पार्टी को निश्चित रूप से मजबूती मिली है। वो अपने टाइम के बड़े अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर जो रहे। लेकिन जहाँ तक आपने ये कहा कि उनका कहना है, तो मैंने कभी भी उनके इस बयान को नहीं सुना कि मैं फतेहाबाद से चुनाव लड़ूंगा। ये पार्टी सुप्रीमो या हमारे विधानसभा के लोग निश्चित करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कभी भी ना टिकटें बिकती हैं ना नेताओं के हिसाब से दी जाती हैं, लोगों का मन देख के तब टिकटें दी जाती हैं। वहीं दूसरी बात आपने कहा कि मेरे साथ जाती, मैं एक बात आपको बहुत कहना चाहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल एक संयुक्त परिवार है, किसी का भी किसी के साथ जाती नहीं होती। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जिसमें मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, मैं भी ये बात कहूँगी कि हर कार्यकर्ता का मान और सम्मान ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पहचान है। तो कार्यकर्ता आपको चाह रहे हैं तो उनके साथ जाती हो जाएगी जी, अगर आप जाती हैं तो? देखिए नहीं जाती एक के किसी साथ तो नहीं। नहीं, देखिए जी, संपत सिंह जी अगर आ रहे हैं तो ऐसी थोड़ी कि जाती हो जाएगी, जाती नहीं होगी। दूसरा, मैंने अगर पहले यहाँ चुनाव लड़ा है तो मेरी ड्यूटी मैं समझती हूँ
और मैं इसी ड्यूटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ओपी चौटाला जी की श्रद्धांजलि सभा हुई तेजाखेड़ा में, अजय जी नहीं आए, क्या आपको लगता है कि परिवार की दूरियां खत्म हो पाएंगी और इसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान भी पहले भी उठाना पड़ रहा है और अब क्या उसको कहीं ना कहीं उसको कम किया गया है? देखिए, कम करने की कोशिश अभय सिंह जी चौटाला ने तो देखो एक बहुत बड़ी एक अपनी जिम्मेवारी निभाई। उन्होंने उनको निमंत्रण दिया या बोला कि आप लोग आइए, लेकिन वो नहीं आए। तो जिम्मेवारी किसने नहीं निभाई और किसने निभाई, ये तो आप लोगों के बीच में क्लियर है। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया वही उनकी मेन समाधि मानी जाती है, बल्कि उन्होंने अपने निवास स्थान के ऊपर उन्हें श्रद्धांजलि देने का ज़रूर काम किया है। और ये एक, मैं यही कहूँगी कि ये समाज में ये चीज़ें जो है ये बहुत बड़ी बात रखते हैं कि अपने पिता की जो समाधि है उसके ऊपर श्रद्धांजलि देना, इसको पॉलिटिकल नज़र से ना देख के उन्हें सामाजिक दृष्टि से बड़ा करना चाहिए था और वहाँ पे आना चाहिए था। पूर्व आईपीएस राम सिंह यादव काफी चर्चा में रहे, उन्होंने बयान दिया कि अभय चौटाला जी ने मुझे जूते मारे हैं, फिर उनकी मिसिज सामने आई कि हम मानहानि का दावा करेंगे, अब वो माफी मांग रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण में क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या कहानी रही, किसके द्वारा रची गई और क्यों रची गई? सबसे पहली बात तो इसमें यही देखिए कि इतने साल के बाद उन्हें ये बातें कैसे याद आई। ये पूरा तौर पे राजनीतिक षड्यंत्र, अभय सिंह जी चौटाला की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से घबरा के जो विपक्ष के लोग हैं उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है और वो इस तरीके से गड़े मुर्दे उखाड़ के और फिर वो स्वयं ही माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह जी चौटाला ने उस पर कड़ा एक स्टैंड लिया और उनको इस बात का सबक मिला कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो उनका झूठ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी सामने आ गए, कुछ और भी थे जो झूठी बातों को लेके भी दाव लगाए, हम भी, लेकिन सबके दाव जो है धरे के धरे रह गए। अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता है जो मुंह पे हैं, जो पीठ पीछे नहीं है, जो कोई षड्यंत्र नहीं करते हैं। लोग जब उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो षड्यंत्र खुद ब खुद फेल हो जाते हैं। रंजीत चौटाला जी भी एक्टिव हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल बना सकते हैं, फतेहाबाद में भी मीटिंग ली थी, तो किसको फायदा नुकसान लगता है? मुझे लगता है कि अगर वो क्षेत्रीय दल बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जेजेपी को करेंगे, क्योंकि उनके साथ मिलके उनका वोट बैंक बटोरने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट बैंक, जैसे आज आपने देखा वन गांव में बहुत बड़ी एक ज्वाइनिंग हुई, निरंतर ज्वाइन हो रहे हैं, छोकर साहब भी ज्वाइन करके गए। अभी आपको मैं बताऊं कि इंडियन नेशनल लोकदल का तो कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जन भावना एक बड़ी चीज़ है और जनता ने अपनी भावना बना ली है। आज देखिए 2029 में चुनाव है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ज्वाइनिंग करा रही है। 28 तारीख को भी रोहतक में एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है, ये मैं आपको भी निमंत्रण दूंगी, आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा। और बिल्कुल बिल्कुल रोहतक में भी एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा नेता है, यही इंडियन नेशनल लोकदल की पहचान है। फतेहाबाद के मुद्दे भी आप लगातार उठाते रहते हैं, जैसे एमसी पार्षदों के धरने पर आप पहुंची और जैसे आप पहुंचे दूसरे दिन उसका हल भी कर दिया गया, तो कैसे देखते हैं? हालांकि अभी भी हल उनका नहीं हो पा रहा है, काम विकास नहीं हो पा रहा है, आपके कुछ दबाव के अंदर सरकार जरूर एक बार आई थी। देखिए, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा है, लोगों से मैंने वायदे किए कि आपकी हर समस्या में, आपके हर दुख में सुख में मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। तो मैं अपने वायदे को निभाने के लिए वहाँ पहुँची थी। और जो गवर्नमेंट जो है वो अंडर प्रेशर तभी रहती है जब हम एकजुट होके आवाज़ को बुलंद करें। तो मैं जो पार्षदों की आवाज़ थी उसको और बुलंद करने के इरादे से पहुंची थी, मैं राजनीति करने के इरादे से नहीं पहुंची थी। तो उन मेरे भाइयों की जब आवाज़ बुलंद होगी तभी तो शहर का विकास होगा। और इसी तरीके से किसान की आवाज़ को भी हम बुलंद करेंगे। जहाँ पे भी कोई भी मेरा भाई, मेरी बहन या कोई इलाके का मुझे लगेगा कि मुझे उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, मैं आपको वहीं खड़े मिलूँगी। सुनैना चौटाला हमारे साथ थी और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो ज्वाइनिंग है वो जारी रहेगी और रोहतक में कई बड़े धमाके जो है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। फतेहाबाद से हरियाणा तक के लिए जितेंद्र मुंगा।